हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 9 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मध्य पाषाण काल में विकसित हुई। भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। देखिए, प्रस्तर युगीन संस्कृति में एक मध्यवर्ती अवस्था आई है जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। मध्य पाषाण युग में निर्मित किए जाने वाले औजारों के आकार में कमी आई थी और इस युग के उपकरण मुख्यतः माइक्रोलिथ थे। माइक्रोलिथ का मतलब होता है पत्थरों से निर्मित होने वाले सूक्ष्म आकार के उपकरण। इस काल में मानव मछली पकड़कर शिकार आदि द्वारा अपना पेट भरता था। मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो मध्य पाषाण से नहीं बल्कि मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल से देखी गई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, सेकंड वाला कथन आपका सही है। भीमबेटका जो है ये एमपी का रायसेन जिला है। तो रायसेन जिले में ये गुफाएं पड़ती हैं। तो भीमबेटका एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। भीमबेटका की ऐतिहासिक चित्रकला जो है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। चूंकि यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है पहले का ए। नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। देखिए, उपनिषदों को प्राय वेदांत कहा जाता है जिसका अभिप्राय वेद के अंतिम अध्यायों या हिस्सों से है और यह वेदों के तत्व मीमांसा और धर्मशास्त्री विचारों से संबंधित है। जो आपका कठोपनिषद है, तो कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम और 12 वर्ष की आयु के बालक नचिकेता, जिसने मृत्यु के अर्थ और उसके अतिरिक्त की खोज में अपना घर छोड़ दिया था, तो इनके मध्य संवाद का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर यह कठोपनिषद है। वहीं बात कर लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की। तो यह 108 उपनिषदों में 10वें उपनिषद के रूप में सूचीबद्ध है। यानी ये 10वें उपनिषदों के रूप में ये सूचीबद्ध है और इसमें तत्व मीमांसा, नैतिकता और ज्ञान की अभिलाषा की विवेचना इसमें शामिल है। जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, तो यह 108 उपनिषदों में 9वें उपनिषद के रूप में सूचीबद्ध है। ये 9th के रूप में सूचीबद्ध है। वहीं आपका जो केनो उपनिषद है यानी केन उपनिषद है, तो यह 108 उपनिषदों में मुक्तिका में दूसरे उपनिषद के रूप में वर्णित है। आपके उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कपाल के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं? नर्मदा घाटी, आदमगढ़, सिंधु घाटी, बुर्जहोम। देखिए, नर्मदा घाटी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है हथनौरा और ये एमपी में है। हथनौरा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो हथनौरा नामक स्थान से मानव के कपाल के अवशेष मिले हैं। बेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग की जो सभी अवस्थाएं हैं ये क्रमवार तरीके से विकसित हुई हैं। वहीं गंगा, यमुना और सिंधु के मैदानी इलाकों से पुरापाषाण काल की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इन स्थानों से पुरापाषाण युग के पशुओं के जीवाश्म तो मिले हैं लेकिन मानव के कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन जो जीवाश्म है वो नर्मदा घाटी में कहां से? हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, शासकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कृष्णदेव राय, सम्रांगना सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत्तविलास प्रहसन, सोमेश्वर, अमुक्त माल्यद, भोजदेव, मानसोल्लास। देखिए, यहां पर महेंद्र वर्मन ने जो है मत्तविलास प्रहसन की रचना की है। तो यहां पर आपका बी वाला सही है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना की है, ना कि सम्रांगना सूत्रधार की।
मानसोल्लास के रचयिता जो हैं ये सोमेश्वर हैं, यानी सोमेश्वर ने मानसोल्लास की रचना की है। वहीं भोजदेव ने समरांगना सूत्रधार की रचना की है। तो हमारा यहां पर सही आंसर कौन सा है? चौथे का बी वाला सही है। 5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल और कुलहीन कहा गया है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, मृक्षकटिकम। मुद्रा राक्षस जो है ये संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना जो है विशाख दत्त द्वारा की गई थी। यानी कई बार ये नाम पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ये विशाख दत्त है। तो इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताया गया है और उन्हें ब्रसल और कुलहीन कहा गया है। वहीं अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकाल से संबंधित राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के पहलुओं पर विचार किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 5वें का सी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं, सूची 2 में उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। देखिए ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है। कुभा, देखिए कुभा जो है ये काबुल नदी का वैदिक नाम है। अगली नदी है आपकी परुष्णी। तो परुष्णी नदी जो है ये रावी या रवि नदी का वैदिक नाम है। अगली नदी है आपकी सदानीरा। तो गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था। शतुद्री, तो सतलज नदी को वैदिक काल में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कुछ और नदियां हैं, जैसे वितस्ता है, वितस्ता को झेलम, अस्किनी को वर्तमान में चेनाब, विपाशा को ब्यास, गुमल या गुमुल को गोमती के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो आंसर होगा 6वें का यहां पर बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा सभ्यता की बस्ती है। सूची 2 में नदी जिस पर वे अवस्थित थे, हड़प्पा। देखिए हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के पास में स्थित था। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला है आपका कोटदीजी। तो कोटदीजी जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 7वें का ए वाला, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पाई लोगों द्वारा सोना अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। देखिए यहां पर डी वाला बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लोग जो है सोना अफगानिस्तान से आयात करते थे। हड़प्पाई लोग लोहे से परिचित नहीं थे बल्कि कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में लगभग आज से 7 से 8,000 साल पहले हुआ था। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। यहां पर आपका ए वाला गलत है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं थी। हड़प्पाई समाज जटिलताओं पर आधारित था। कुछ वैसी ही जटिलताएं हमें इनके धार्मिक मनोभाव और रीति रिवाजों में भी देखने को मिलती हैं। हड़प्पाई धर्म के स्वरूप में व्यापक विविधता देखी जा सकती है। कहीं पर अग्नि की पूजा का प्रचलन था तो कहीं पर जल की पूजा का। अनेक स्तरों से स्त्री मूर्तियां, मृड मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो मातृ देवी के व्यापक प्रचलन की ओर संकेत करती हैं। इसी प्रकार कहीं पर वृक्ष पूजा, पशु पूजा एवं पशुपति शिव पूजा जैसी उपासना के कई रूप भी प्रचलित मिले हैं। तो यहां पर आपका ए वाला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान थी, ऐसा नहीं है। यानी ये
विविधतापूर्ण समाज था। यहां पर धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं थी। तो यहां पर आपका ए वाला गलत है। आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। बोगाज कोई अभिलेख में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद जो है सबसे नवीन है। ऋग्वेद मंत्रों का संकलन है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है, यानी इसमें 10,000 से अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है। इस संधि के दौरान राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य 4 देवताओं के नाम उल्लिखित हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। देखिए, थर्ड वाला कथन गलत है। गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में है। यानी गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में है, वहीं गोत्र प्रथा जो है इसका उल्लेख जो है किसमें है? अथर्ववेद में मिलता है, गोत्र प्रथा का। ठीक है, गोत्र प्रथा का ध्यान देना। गोत्र प्रथा का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है और गोत्र शब्द का किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला, 9 का सी, यानी केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक को सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस कहा गया है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की जो उपाधियां हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को दी गई थी। अशोक का देवानम प्रियम एवं प्रियदर्शी आदि नामों से उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को कविराज और भारत के नेपोलियन आदि की उपाधियां दी गई हैं। वहीं जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपका सही आंसर है 10वें का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।